अगर आपको सही ढंग से बजट का पढ़ना समझना नहीं आया या सही ढंग से बजट को नहीं पढ़ते हो तो फिर बजट से आपको फ़ायदा नहीं होगा। एक चीज़ और, बजट न सिर्फ उसका लिंक इकोनॉमिक से है बल्कि बहुत सारे आपके पेपर हैं जीएस में, उस पे भी उसका योगदान है। तो एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा और चीज़ों को लिंक करूंगा कि ये जो चीज़ें हैं वो आपका गवर्नेंस से आएगा, या ये चीज़ आपका सोशल इशू से आएगा, ये चीज़ आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आएगा, ये आपका हेल्थ से आएगा, एक्स बजट। तो सबसे पहले इस बजट को लेके देखें 2020-21 जो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। बजट हमेशा अगले साल का है और ये महज एक प्रस्ताव है, महज एक प्रस्ताव है, क्योंकि उसके बाद पार्लियामेंट में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर चर्चाएं होती है और फिर बजट को पार्लियामेंट से पास किया जाएगा, उसके बाद ही वो लागू हो पाएगा। तो इस बजट को लेकर के लोगों की ये एक्सपेक्टेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से जो उपभोग व्यय होता था उसमें काफ़ी कमी आई है, उसमें काफ़ी कमी आई है। तो लोगों को, बहुत से लोगों को निराशा हुई। देखो, निराशा के पीछे एक कारण ये भी था कि जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये 1991 के तर्ज पे आएगा, या जब भारत सरकार ने रिफॉर्म का काम शुरू किया था, या 1997 की तरह का बजट होगा जब भारत सरकार ने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म शुरू किया था। तो लोगों की उम्मीदें कुछ ऐसी थी कि कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि सरकार अपनी रणनीति में क्या करे, बदलाव करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक नॉर्मल बजट की तरह था, इसलिए लोगों को थोड़ी निराशा हुई। बजट में कुछ काम किए गए जो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, कुछ हमारे चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं। मैं एक एक चीज़ों को डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो डायरेक्टली आपको बजट में नहीं लिखा हुआ है। बजट क्या बेसिकली एक साधन है जिसकी सहायता से हम साधे को पूरा करते हैं कि सरकार के द्वारा ये सारे कदम उठाए जाएंगे जिससे इन सारे समस्याओं का समाधान हो। और बजट हमेशा फ्यूचर का होता है। आप देखें, बजट के दौरान जो है सरकारें नई घोषणाएं करती हैं, बहुत सारी नई योजनाएं लेके आती है। तो उनका क्या हुआ, जो पुरानी योजनाएं थी जो पिछले के बजट में, तो जब आप बजट पढ़ेंगे तो आप दोनों को लिंक करके, यानी जो पास्ट में जो सरकार ने अपनी योजनाएं शुरू की थी तो बहुत सारे हैं जो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, इस साल भी कंटिन्यू, और कुछ चीज़ें हैं नई बिल्कुल जो इस बजट में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले बजट का जो जिस परिप्रेक्ष्य में बजट को प्रस्तुत किया गया, तो अब देखें हमारे बजट का जो सबसे जो मेजर जो है जो चर्चा किया गया है कि जो हमारे मुख्य जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या है, चुनौतियां हैं आज की डेट में क्या है। तो जो भी मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुने कि जो सबसे बड़ी चुनौती भारत में है कि 2 डेवलपमेंट्स भारत में हो रहे हैं, ठीक है। सीतारमण जी ने इसकी चर्चा की और ये 2 डेवलपमेंट अभी का नहीं बल्कि बहुत पहले से है। एक तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहा है और आने वाले समय में भी ये तेजी के साथ चेंज होगा। और दूसरा, अभी भारत में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, यानी उस उम्र के लोग जो 15 साल से 65 साल के बीच में आते हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पास है, तो उसमें लोगों की संख्या अभी आज अधिकतम है। यानी दोनों डेवलपमेंट हैं, इसको हम कहते हैं, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, क्रॉस कटिंग डेवलपमेंट। यानी दोनों में एक तरह से क्या कहा जाए, उल्टा संबंध तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है। अब जैसे आप देखें सबसे बड़ी चुनौती है, तो इन दोनों केस में एक तरफ टेक्नोलॉजी आपका डेवलप हो रहा है, आप नई चीजें ला रहे हैं, आप ला रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, और दूसरी तरफ लेबर फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में सरकार के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी, ठीक है, जॉब क्रिएशन, यानी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। फिर से आप चीजों को समझे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या कुछ दिनों से आ रही है कि भारत में ग्रोथ रेट ठीक ठाक होने के बावजूद भी हम रोजगार के अवसर क्रिएट नहीं कर पाए। तो भारत में एक स्थिति आ गई है, उसको आप लोग जानते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। यानी ग्रोथ तो है लेकिन जॉब नहीं है। और ये जो है इसी दोनों के कारण जो है, एक मैंने कहा
कि दोनों जो क्रॉस कटिंग डेवलपमेंट हैं, तो एक तो आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, और दूसरा उस केस में जबकि लेबर फोर्स बढ़ता जा रहा है और जो काम करने वाले जो उम्र है 15 से 65 साल के बीच जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस दोनों केस में, इस दोनों के डेवलपमेंट में, इनके दोनों के परिप्रेक्ष्य में जॉब को क्रिएट करना, और इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। कई तरीके से लैंग्वेज चेंज हो सकता है। 2 बार आ चुका है यूपीएससी के मेंस में और 1 बार आया आपके एसए में कि इंडिया इज राइट नाउ फेसिंग द सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। यानी ग्रोथ है लेकिन जॉब नहीं है, और यह सिचुएशन अभी बना हुआ है और आगे बनेगी। तो सरकार के लिए सबसे पहला चुनौती है कि इन दोनों बदलाव के परिप्रेक्ष्य में लोगों के लिए रोजगार का अवसर क्रिएट करना। तो एक तो सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरा है अर्थव्यवस्था का रिवाइवल, ठीक है, यानी फिर से अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई है उसको पटरी पे लाना। खास करके ये जो भारत में सुस्ती आया है, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र के कारण कि हाल फिलहाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो किया जाने वाला उपभोग व्यय है उसमें काफी कमी आई है, उसमें काफी कमी है। नतीजा कि ग्रामीण क्षेत्र से जो वस्तु एवं सेवाओं की मांग होती है वो उसमें गिरावट आई है। तो नतीजा उसका असर पूरे इंडिया पर है। मैंने आपको पुराने कुछ क्लासेस बताए थे कि भारत में अभी जो है उपभोक्तावाद का दौर है। भारतीय बाजार को हम 2 भाग में बांट दें, एक शहर का बाजार, एक ग्रामीण क्षेत्र का बाजार। तो शहर का जो बाजार है वो धीरे धीरे संतृप्त होता जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र का जो बाजार है वो पूरी तरह से अनएक्सप्लॉइटेड है, और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका तकरीबन 70% डिमांड जो है ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए फिर जरूरी है कि उनके लिए आय का सृजन हो। लेकिन कुल मिला के आज भी भारत का ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से कृषि पे डिपेंड करता है, और भारतीय जो कृषि है वो आज भी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। अगर आप देखें तो आजादी के बाद से लेकर के अभी तक का सबसे बुरा दौर है। क्योंकि किसान करते क्या है, जब वो फसल करता है तो अपने जरूरत का अपने पास रखते हैं, सरप्लस को क्या करते हैं, बेचते हैं, और उसके बाद कोई टीवी खरीदता है, कोई फ्रिज खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है। तो यहां भी शहर में भी तेजी आ जाती है, इंडस्ट्री में भी तेजी आ जाती है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि भारत का जो एग्रीकल्चर है अपने सबसे बुरे दौर से गुजरा है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, फसल बहुत खराब हुआ, किसान मारा गया, फसल बहुत अच्छा हुआ, किसान मारा गया। तो दोनों केस में किसान मारा गया। फसल बहुत खराब हुआ, चलो किसान मारा गया, लेकिन फसल बहुत अच्छा हुआ उस केस में किसान क्यों मारा गया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि उस केस में स्थिति जो क्रिएट हो रही है वो सरप्लस की, और उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो गया। नतीजा घरेलू बाजार में कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि किसानों के लिए लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आय का सृजन नहीं हो पाया। अब आप जरूर कहेंगे कि इस सरकार के लिए, देखिए आप देखें कि लोग सरकार को ब्लेम करते हैं, हमारी वर्तमान सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ये सही नहीं है। ये जो अभी मंदी का दौर है इसकी जो नींव है, बुनियाद है, वो 1991 के नई आर्थिक नीति में ही लिख दी गई थी, और उस वक्त हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। जो भारत में रिफॉर्म का काम शुरू हुआ 1991 में, तो बहुत अच्छा था, नो डाउट, बहुत मुश्किल से अर्थव्यवस्था वापस आया। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, उसमें जो कहा जाता है डार्केस्ट साइड, कि उसने एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र को पूरी तरह से इग्नोर किया। यानी एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, अगर मैं कहूं तो ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा अच्छा होगा, रूरल इकोनॉमी, यानी रूरल इकोनॉमी को लेकर के वो पूरी तरह से साइलेंट था, एक शब्द भी नहीं कहा गया। एग्रीकल्चर को लेकर के सरकार ने कोई उपाय नहीं किए। और भारत में जहां आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, रीढ़ की हड्डी है, तो वहां पे रूरल एरिया यानी एग्रीकल्चर को इग्नोर करके आप बहुत दूर तक नहीं आ सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मनमोहन सिंह भी तो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उस दौरान जो है सुस्ती क्यों नहीं आई? तो उसके पीछे भी कारण है। जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, जो यूपी की सरकार थी, तो ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छे दौर से गुजरा था, वहां भी स्थिति बुरी थी। लेकिन इन्होंने कुछ योजनाएं शुरू की, जैसे आपने सुना होगा मनरेगा, और मनरेगा के तहत, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आय का सृजन हुआ। मनरेगा के तहत काम कितना हुआ ये तो विवादों का मसला है, क्योंकि मनरेगा जो है कुछ लोग मानते हैं
कि स्कैम यानी घोटालों का केंद्र हो चुका है। जितना हमने पैसा पिछले 10 साल में मनरेगा पे खर्च किया है, ठीक है, उस हिसाब से रिटर्न नजर नहीं आ रहा है। उतना ही नहीं, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भी लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। तो कुछ योजनाओं को चला करके मनमोहन सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जीवित रखा। ठीक है, अब ये जो है, ये जो उपाय मनमोहन सिंह ने किए, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, यानी इसका जो फायदा है अल्पकालीन या दीर्घकालीन, तो निश्चित रूप से अल्पकालीन है। किसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र से में लोगों के लिए आय का सृजन हुआ और डिमांड बनता रहा, अर्थव्यवस्था चलती रही। लेकिन मनरेगा जैसे प्रोग्राम को लेके जो वर्तमान सरकार है उसका अप्रोच बिल्कुल अलग है। मैं 2 स्टेटमेंट मुझे अच्छी तरह याद है। जब मनरेगा को 2009 में लॉन्च किया गया था तो पार्लियामेंट में डॉक्टर सिंह ने कहा था कि मेरे लाइफ में मैंने मनरेगा से बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं देखा। और अगले साल कई सालों तक मनरेगा के तहत बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया। जब नई सरकार बनी 2014-15 में, तो हमारे जो वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने पार्लियामेंट में साफ साफ स्टेटमेंट दिया कि मनरेगा से बेकार प्रोग्राम हमने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो पिछले कुछ सालों से मनरेगा के तहत जो फंड का अलॉटमेंट हो करती थी केंद्र सरकार, उसमें काफी कमी आई है। और साथ साथ डीबीटी के द्वारा जो पैसे ट्रांसफर होते थे वो भी एक तरह से कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, अब इसका अप्रोच अलग है। ठीक है, तो आखिर समस्या का समाधान क्या है, हम अर्थव्यवस्था को कैसे रिकवर करें? तो इसका 2 अप्रोच होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस सरकार ने इस बार के बजट में अपने रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया। रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया। बजट का आंकड़ा है जो ग्रामीण क्षेत्र से जो खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र से जो पैसा खर्च होता है उसमें देखो कितनी कमी है। रूरल एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर की बात करें, इरिगेशन की बात करें, ये 2.9 लाख करोड़ 2.9 लाख करोड़ से घट के आ गया है 2.83 लाख करोड़। ये बजट का आंकड़ा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो खर्च हुए हैं, खास करके उपभोग व्यय, उसमें काफी कमी आई है। 2.90 लाख करोड़ से घट करके 2.83 लाख। इतना कम से कम ये है कि बढ़ा नहीं, काफी कम हुआ है। तो नतीजा जो मांग में कमी आई है मेनली ग्रामीण क्षेत्र से। तो सरकार की रणनीति क्या हो? रणनीति क्या हो? तो किसी भी अर्थव्यवस्था के रिकवरी के लिए 2 तरह की रणनीति होती है। एक होता है इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को रिकवर करें। एक होता है कंजम्पशन लेड रिकवरी। इसका मतलब पहले समझे, मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके, इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी या कंजम्पशन लेड रिकवरी। ये बहुत मैटर करता है, यानी अर्थव्यवस्था को हम रिकवर कैसे करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके या कंजम्पशन यानी उपभोग बढ़ा के। अब देखिए, ये जो दूसरा है उपभोग को बढ़ा के, ये आपने पढ़ा होगा केन्सियन थ्योरी, केन्स का अप्रोच है। लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं किसका? पैस्कल थ्योरी। अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें तो उनका अप्रोच कहीं ना कहीं कंजम्पशन लेड रिकवरी था कि उपभोग व्यय को बढ़ाया जाए, जैसे हमने बताया मनरेगा इस तरह की। लेकिन इस सरकार का जो अप्रोच है वो बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी की तरह, क्योंकि इनका मानना है कि इस तरह से उपभोग व्यय को बढ़ा करके अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी होगी वो टेम्पोररी होगी, लॉन्ग टर्म नहीं। हम निवेश को बढ़ाएं। पहले देखें, ग्रामीण क्षेत्र में इनका जो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी, यानी ये जो बजट है अपने पुराने रणनीति पे काम कर रही है सरकार, यानी इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी। इसके तहत क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट निवेश होगा, निवेश के बाद क्या होगा, पूंजी निर्माण की दर होगी ग्रामीण क्षेत्र में। पूंजी निर्माण की दर जब बढ़ेगी तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। किन किन चीजों के उत्पादन को प्रमोट किया जाएगा यह बजट में डिटेल पढ़ेंगे। और जब उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन होगा, और जब उत्पादन होगा तो आय का सृजन होगा, और तब जो है ग्रामीण क्षेत्र से मांग होगी। ठीक है, आप पूरा प्रोसेस समझे। ये क्लासिकल अप्रोच है और यही इस सरकार की नीति भी है, रणनीति भी है, और पुराने बजट से लेके इस साल भी यही रही है।
यानी इसमें कोई बदलाव नहीं है। इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को रिकवर करेंगे। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। यानी सरकार का कहना है कि एक लेवल टर्म में हम मुफ्त में लोगों को पैसे ना बांटें, कि लोगों को पैसे दे दिए, मनरेगा में काम हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, लोगों को पैसे मिले और लोगों ने डिमांड जारी रखा, अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं आई। लेकिन ये अप्रोच इस सरकार का नहीं है। इस सरकार का अप्रोच है लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट कहती है कि हम पहले अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, वहां पे हर एक संभावनाओं को तलाशेंगे। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है संभावनाओं से भरा पड़ा है, सिर्फ काम करने की जरूरत है। तो बहुत सारे अच्छे कदम सरकार ने इस बजट में उठाए हैं। तो निवेश को बढ़ा करके ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निर्माण की दर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी तो ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करेंगे। यानी बहुत ज्यादा, और यह भी बात सही है जो मैंने कई बार बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ कृषि नहीं है, बल्कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है संभावनाओं से भरा हुआ है। ठीक है, कृषि उनमें से एक है और जो मेन है। इसके अलावा भी बहुत और सारे विकल्प हैं जिस पे सरकार काम कर रही है, और वहां पे उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तभी लोगों के लिए आय का क्या होगा, सृजन होगा, और आय का सृजन होगा तो डिमांड होगा। और ये जो अप्रोच है ये लॉन्ग टर्म है, इसका जो फायदा है वो दीर्घकालीन होता है, न कि अल्पकालीन। लेकिन जो उपभोग व्यय है यह निश्चित रूप से ये विकसित देशों के लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि विकसित देशों की समस्या सप्लाई की नहीं है, डिमांड की है। और आपने वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ा कि कैसे जो है जब भी विकसित देशों में मंदी का दौर आता है तो सरकारें वहां की क्या करती है, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को बढ़ाती है। तो उनकी सरकार ये कर सकती है क्योंकि उनकी समस्या उत्पादन की नहीं है, उनकी समस्या है उपभोग की, यानी डिमांड की। लेकिन हमारे देश में ये पॉलिसी जो है इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक नहीं हो सकता है। अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी हो तो 2009 से जब से मनरेगा आया, आप देख सकते हैं मनरेगा के तहत बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन मनरेगा के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र में कितना पूंजी निर्माण हुआ, ठीक है, ये आज भी क्वेश्चन में है, और मनरेगा कहीं ना कहीं घोटालों का केंद्र बनता गया। तो खैर, तो रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, रणनीति सरकार की वही रही है, इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी। ठीक है, ये बजट का जो है तो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था। तो पहला चैलेंज तो मैंने बताया कि दो क्रॉस कटिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी